आज हम लोग को देखना है कि सबसे पहले कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हमको यही देखना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो अगर केमिकल इक्वेशन की बात की जाए तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि एक केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। और इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा होता है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं, वो आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? एक प्रोडक्ट हमारा फॉर्म करते हैं। एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारा रिएक्टेंट्स मिलकर क्या करते हैं? प्रोडक्ट हमारे फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट्स हमारे फॉर्म करते हैं। अब अगर इसी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को, अगर जो रिएक्टेंट्स के सिंबल होते हैं, ठीक है, जो सिंबल होते हैं, जो उनके रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करें उसको, केमिकल रिएक्शन को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, representation of chemical reaction with the help of with the help of symbols, formulas of the substances is known as is known as chemical reaction। ठीक है, क्या हम कहते हैं उसको? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं उनका जो भी केमिकल फार्मूला होता है या उनके जो भी सिंबल्स होते हैं उनको हम उस तरीके से रिप्रेजेंट करें, और जो हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं उसको भी हम उसके जो फार्मूलाज होते हैं उससे, या फिर जो उसका जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है उसके सिंबल से हम रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जैसे अगर हम जिंक को ये कहें, हम जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब मिलते हैं तो उससे क्या हो जाता है? हमारा जिंक सल्फेट बनता है, और साथ में बनता है क्या? साथ में हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, अब इसी का हम, अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि जैसे जिंक का क्या होता है सिंबल? Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा H2SO4 होता है, और इससे हमारा क्या बन गया? ZnSO4 बन गया, और हाइड्रोजन गैस हमारी निकली। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? प्रोडक्ट हो गए, और ये हमारे क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। ठीक है, तो हमने इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया? तो क्या होता है हमारा केमिकल इक्वेशन? क्या चीज़ होगा? हमारा रिप्रेजेंटेशन जो हमारा केमिकल रिएक्शन का हुआ उसी के सिंबल्स और फार्मूलाज को अगर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हम क्या उसको बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा क्या है? केमिकल इक्वेशन है। ये हमारा क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन बन गया। ठीक है,
और साथ में यहाँ पर जो ये एरो सिंबल है, ये इसका पॉइंट हमेशा किस तरफ है? एरो सिंबल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स राइट साइड, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और कहाँ पर इसको लगाते हैं? इज पुट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और ये क्या इंडिकेट करता है? एंड इट इंडिकेट्स दैट reactants are getting converted to products of right hand side, right hand side। ठीक है। और इसीलिए इस एरो के कार्ड इसको हम केमिकल इक्वेशन को हम लोग कह देते हैं एक शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या हुआ हमारा दूसरे टर्म में? ये चीज हो गया। ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये हमको यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब ये तुम्हारा क्या है? पीरियोडिक टेबल है। तुम्हें पीरियोडिक टेबल पूरी एक तरीके से याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि ये इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन का किसका क्या सिंबल होता है ये तुमको पता होना चाहिए। Cr कहीं लिखा है तो इसका मतलब समझ लो कि वो क्रोमियम है। ठीक है। बी लिखा है तो समझ लो बोरान है। इसका सिंबल हमेशा पता होना चाहिए। He लिखा है तो हीलियम है, ये हमेशा मालूम होना चाहिए तुमको। ठीक है। Kr लिखा है तो क्रिप्टॉन है, ये एटलीस्ट। ये Ni लिखा हुआ है निकिल है, Cu लिखा हुआ है कॉपर है। ये सारी चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि क्या है। Zn मतलब कॉपर हुआ। ठीक है। ये सारा का सारा तुम्हें पता होना चाहिए, जिसमें से जो जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये तुम्हारा क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, ये सारी इनर्ट गैसेस जो हैं, बोरान। ठीक है। इतना तो पता ही होना चाहिए। और साथ में जो इनके कॉम्बाइन से जो हमारा सब्सटेंसेस बन रहे होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। ठीक है। वो इतनी बेसिक चीज़ें हमेशा तैयार रहनी चाहिए, जिससे कि कहीं पर अगर लिखा है तो तुम उसको समझ सको। ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बैलेंस्ड। नोट कर रहे हो कि नहीं? हाँ, नोट करते चलो। बोला ना केमिस्ट्री नोट करते रहना है। बैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, जैसे ये क्या है? Zn है प्लस H2SO4 है। ठीक है। और उसके बाद में ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले नोट समझ लो। ठीक है। मैं फोटो भेज दूंगा, नोट कर लेना। Zn प्लस H2SO4 है। ये के मिलकर क्या बता रहा है? Zn जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या क्या एटम है यहाँ पर? नंबर ऑफ
जिंक एटम हम देख सकते हैं है यहाँ पर। वो कौन सा एटम कितना है अगर हम देखें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। किसमें किसमें, इन रिएक्टेंट, इन प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना, पूरे केमिस्ट्री इसके ऊपर डिपेंड करती है तुम्हारी। ठीक है, इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है हमारा, प्रोडक्ट है। क्लियर है। अब देखो, रिएक्टेंट में जिंक कितना है, एक है, एक ही है, तो हम जिंक यहां पर 1 लिख देते हैं। प्रोडक्ट में कितना जिंक है, एक ही है, ठीक है, एक है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, H2, यानी कि 2 हुआ, 2 हुआ, 2 है। यहां पर कितना है हाइड्रोजन, यहां पर भी H2 लिखा है, यानी कि 2 है। यहां पर सल्फर कितना है, एक है, यहां पर कितना है सल्फर, एक है। रिएक्टेंट में भी 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन यहां पर कितना है, 4 है, और यहां पर भी कितना है, 4 है, 4 है और 4 है। अब यहां पर देखो, नंबर ऑफ एटम्स जो भी इस इक्वेशन में लगे हुए हैं, बने इन्वॉल्व हैं, वो उनका वैल्यू जो रिएक्टेंट में है जितने नंबर में, वही नंबर उनके क्या आ रहे हैं, प्रोडक्ट में भी आ रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इक्वल हैं, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्या हैं, इक्वल हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, किसको बोलते हैं समझ में आया। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन has an equal number of atoms, number of atoms of different elements, of different elements in the reactant and products। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एटम्स के नंबर हैं वो क्या हैं, आपस में इक्वल है। ठीक है, और इस इक्वल है, इसका मतलब दूसरा क्या हुआ, यहां पर इसके जो मास होंगे वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल मासेस, क्योंकि दोनों साइड बराबर बराबर एटम है तो दोनों साइड में मास क्या होगा, बराबर होगा। हैज इक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्लियर है। अब ये एक और मैं इक्वेशन लिखता हूं, H2 प्लस O2 इक्वल्स टू H2O। अब यहां पे कौन कौन से एटम इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मैं देखता हूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट, इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब अगर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन देखें तो कितना है, 2 है,
ठीक है, और प्रोडक्ट में कितना है, 2 है। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, 2 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितना है, 1 है। अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन दोनों में क्या है, अनइक्वल हो गया। तो इस तरीके की इक्वेशन जहां पर क्या हो, अनइक्वल एलिमेंट एटम हो, वो हम कही जाती है क्या, अनबैलेंस्ड रिएक्शन कही जाती है। क्या कही जाती है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन कही जाती है। क्लियर है किसको कहते हैं अनबैलेंस्ड रिएक्शन। इसको अगर तुम लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन हैज unequal masses of various elements in reactants and products। ठीक है, क्या है, अनइक्वल मासेस है। अब देखो, ये H2 प्लस O2 इक्वल्स टू क्या बन रहा है, H2O। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अलग अलग एटम्स हैं, ये क्या है, हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन हुई। ठीक है, अगर ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, मासेस जो हैं इसके, मासेस आर नॉट इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में मासेस क्या है हमारे, इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, ये चीज रिएक्शन हमारी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस के अकॉर्डिंग in a chemical reaction in a chemical reaction in a chemical reaction mass remain constant between reactant and products। इसका मतलब क्या हुआ, मास डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, मास डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, मास डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास डिस्ट्रॉयड नहीं होता, मतलब क्या हुआ, इट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, इट मीन्स वी हैव टू बैलेंस द मास ऑफ reactant and products so that it can become equal, और कांस्टेंट। ठीक है, मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, हमको जो रिएक्टेंट का मास है और प्रोडक्ट का जो मास है उसको क्या करना पड़ेगा, हमको बराबर करना पड़ेगा। और वो मास है किसका, वो मास तो है एटम का। इसका मतलब क्या पड़ा, किया करना पड़ा हमको, हमको किसको बैलेंस करना पड़ेगा, दैट मीन्स हमको बैलेंस करना पड़ेगा, दैट मीन्स वी नीड टू बैलेंस, वी नीड टू बैलेंस एटम्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स। और यही जो हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एटम्स को जो बैलेंस करते हैं उसी को क्या कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। दिस बैलेंसिंग ऑफ एटम्स इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन।
क्लियर है? केमिकल इक्वेशन। ठीक है।